हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो में हम लोग नेट जेआरएफ जून 2023 का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उसका पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पेपर 1 शिफ्ट 1 डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर ईच क्वेश्चन, राइट। सो विल फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद पेपर एनालिसिस। इस साल अगर हम पेपर एनालाइज करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आए 4 क्वेश्चंस, रिसर्च एप्टीट्यूड से आए 4 क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन से देयर वर 5 क्वेश्चंस एंड फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग देयर वर 6 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस थे, डीआई के 5 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इस बार भी डीआई से 5 क्वेश्चंस थे, आईसीटी से इस बार 6 क्वेश्चंस आए, एनवायरमेंट से 5 क्वेश्चंस थे एंड फ्रॉम द यूनिट हायर एजुकेशन इट वाज 5 क्वेश्चन, राइट। ऑल्सो अलॉन्ग विद द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, जो हर साल 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं आपके, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस वीडियो इज दैट हम हर क्वेश्चन के ऊपर मेंशन भी कर देंगे कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली किस यूनिट से बिलोंग करता है। ऑल्सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। सो ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आया था। इसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें ऑन द बेसिस ऑफ डाटा आपको एनालाइज करके आंसर देना था। तो इसमें बेसिकली ओवरऑल मैं बताती हूँ कि विलेज की परसेंटेज दी गई थी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं दैट इज़ 580, ठीक है, 5800। और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल जा रहे हैं टोटली दैट आर 3600, ठीक है। दिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल दैट बिलोंग्स टू द ओवरऑल सारे विलेजेस का मिला के, ठीक है। और फिर इसी डाटा के ऊपर आपको डिफरेंट 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। सो दिस डाटा इंटरप्रिटेशन वाज नॉट दैट मच टफ, मतलब किसी बच्चे की अगर मैथ्स अच्छी है तो वो कर लेगा इजीली एंड बट हाँ, जो बच्चों को इतने फ्लुएंट नहीं है विद मैथमेटिक्स तो उनके लिए थोड़ा ये टफ रहा होगा, आई कैन से थोड़ा लेंदी रहा होगा, राइट। सो जो पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द रेशियो पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज 4 टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम द सेम विलेज, ठीक है। सो विलेज 4 कौन सा है आपका, ये वाला है V4। अब इसमें आपका टोटल नंबर निकालना था आपको 80, तो बेसिकली विलेज 4 में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो है 18%, ठीक है। 18% ऑफ व्हाट, दिस यू शुड रिमेंबर ऑफ 5800, राइट। और इसका आपको रेशियो निकालना था फ्रॉम द अटेंडिंग स्टूडेंट्स दैट वाज 21% ऑफ 3600। सो इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। सो अगर हम लोग V4 का कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या चिल्ड्रन, सो वो है आपका 18% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ 5800, ठीक है। दैट इज सो क्योंकि हमें 18% निकालना है 5800 का, तो हम लोग 18 को डिवाइड करेंगे 100 से एंड देन विल मल्टीप्लाई बाय 5800। सो बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल बी गेटिंग 1044, ठीक है, एज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे ही अब हम निकालेंगे V4 का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, अटेंड कर रहे हैं। सो अटेंडिंग में अगर हम देखा तो जो परसेंटेज दे रखी है वो 21% दे रखी है, ठीक है। 21% ऑफ कितना, 21% ऑफ द टोटल अटेंडिंग आर 3600। तो ऐसे ही हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। सो 21 अपॉन 100 इंटू 3600, ठीक है। सो जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर वी विल बी गेटिंग 756, ओके। सो नाउ हमसे पूछा गया था कि हमें रेशियो बताना है किसका, ऐसे स्टूडेंट्स का V4 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो विलेज नंबर 4 में है अपॉन स्टूडेंट्स जो विलेज 4 से अटेंड कर रहे हैं स्कूल को, ठीक है, अटेंडिंग द स्कूल, ठीक है। तो जब हम इसे लिखेंगे सो वी विल बी राइटिंग 1044 डिवाइडेड बाय 756 और फिर एंड देन इसे आप फर्दर सॉल्व डाउन करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 29 अपॉन that will be 29 by 21, okay. So hence the correct answer is option number 3. Moving towards the next question. So the next question is what is the total number of children who do not attend। अब इसमें पूछा गया है who do not attend, क्योंकि देखिए जो आपको डाटा दे रखा है उसमें अटेंडिंग बता रखा है, तो आपको अब ऐसा निकालना है कि जो अटेंड नहीं कर रहे, तो उसमें क्या करेंगे आप, ये निकाल के आप माइनस करेंगे। तो इसमें पूछा गया है who do not attend school from village 2nd and 3rd। सो विलेज 2nd इज दिस वन, विलेज 3rd इज दिस वन, ठीक है। अटेंडिंग ये लोग हैं 28% एंड 14%, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट। और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
कैसे, देखिए अब सबसे पहले इसमें आप निकालेंगे कि विलेज, अब देखिए आपको निकालना है नॉन अटेंडिंग का, तो नॉन अटेंडिंग के लिए आपको पहले टोटल पता होना चाहिए और आपको अटेंडिंग पता होने चाहिए। फिर आप जब टोटल और अटेंडिंग में से माइनस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने नॉन अटेंडिंग है, राइट। सो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग विलेज सेकेंड का निकालें, ठीक है, तो इसका अगर हमें टोटल निकालना है तो वो उसमें दे रखा है 24%, सो 24/100 इंटू 5800, ठीक है, क्योंकि टोटल यही दे रखा है अमाउंट। सो दैट कम्स टू 1392, राइट। ऐसे ही आप विलेज सेकेंड का अटेंडिंग निकाल लेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, ठीक है। तो ये क्या है, 28% दे रखा है, सो 28/100 इंटू 3600। अब ये आपका आ गया 1008। जब आप इसे माइनस करेंगे 108 को बाय 1392, सो योर आंसर विल बी 384। और ये जो 384 है ये कौन से है, ये नॉन अटेंडिंग है। सो विलेज थर्ड में 11% है बच्चे, तो 11%/100 इंटू 5800 एंड द आंसर कम्स 638, ठीक है। और विलेज थर्ड में जो अटेंड कर रहे हैं बच्चे, अटेंडिंग, सो दैट विल बी 14% एज पर द डाटा दैट इज गिवन टू यू, राइट। सो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे एंड देन इट कम्स 504। नाउ व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल सब्सट्रैक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम दिस वन विच कम्स टू 134। जब इसको आप 638 में से 50 माइनस करेंगे सो 134 आ जाएगा। ये हो गए विलेज थर्ड के ऐसे बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि विलेज सेकेंड और विलेज थर्ड के कितने बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर रहे। तो आप क्या करेंगे, आप 38 विलेज, सो आप क्या करेंगे, विलेज सेकेंड और विलेज थर्ड के नॉन अटेंडिंग जो बच्चे हैं इनका सम कर लेंगे। सो 384 प्लस 134, राइट, एंड द टोटल कम्स 518. So hence the correct answer is option number 3, which is 518, right. Let's move towards the next question. So in the next question it is asked कि आपको एवरेज नंबर बताना है ऐसे बच्चों का जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे फ्रॉम विलेज सेकेंड, विलेज थर्ड एंड विलेज 5 टुगेदर, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, और जो करेक्ट आंसर था ये याद रखिएगा कि कौन कौन से विलेज का, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व द आंसर। सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ सी हाउ वी आर गेटिंग इट। देखिए वी ऑलरेडी हैव सॉल्व ऑफ V2 एंड V3, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें पता है V2 प्लस V3 के जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं दैट काउंट्स फॉर 518, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अगर टाइम अपना बचाना है तो हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली V5 का कर लेंगे, ठीक है। तो V5 का जो टोटल है वो निकालेंगे पहले, कैसे, दैट इज 31%, ठीक है। 31% को हम लोग करेंगे फिट इक्वेशन में एंड देन जो टोटल अमाउंट है दैट विल बी, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 798, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग V5 के जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनका निकाल लेंगे, ठीक है। दैट इज 22%/100 इंटू 3600, इसे सॉल्व करेंगे दैट कम्स 792। अब ऐसे ही आप 1798 में से माइनस कर देंगे 792, मतलब टोटल में से आप माइनस कर देंगे ऐसे बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा ऐसे बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे, एंड दैट कम्स टू बी 1006, राइट। सो नाउ आपको करना क्या है, अब आपको बताना है कि ये तीनों जो विलेज के जो बच्चे हैं नॉन अटेंडिंग उनका एवरेज में कितना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले तो आप प्लस करेंगे किसे, 518 को 1006 से, क्यों, V2 प्लस V3 प्लस V5 का एवरेज पूछा गया है। V2 और V3 का हमें पता है 518 है, हम लोग इसे ऐड कर देंगे 1006 से, क्योंकि एवरेज पूछा गया है। तो देखिए 3 क्वांटिटीज़ हैं तो इसे हम लोग फाइनली 3 से डिवाइड कर देंगे, एंड बाय सॉल्विंग वी विल बी गेटिंग द आंसर 508। 508 कैसे आया, इसका टोटल हो जाएगा आपका 1524, सो 1524 divided by 3 we get 508, which is your option number 2, which is the correct answer for this question, right. Let's move towards the next question.
So the next question is, the total number of children from the village V4 and V5 together is approximately what percent more than the total number of children who do not attend school from the same two villages. Right now आपके options हैं, these are your following options, and the correct answer for this question is option number 4, which is 120. right? तो अब देखिए V4 और V5 का हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, तो हम लोग दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे. V4 का हमें टोटल पता है, V4 का टोटल स्टूडेंट्स हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करा था, दैट इज़ 1044. ठीक है, और V4 के जो अटेंडिंग हैं वो कितने हैं अटेंडिंग, दैट इज़ 756. ठीक है, ऐसे ही हमें V5 की भी पता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल लिया. तो V5 का जो टोटल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 1798, एंड V5 के जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 792. बिकॉज हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सॉल्व कर लिया तो हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, अब V4 प्लस V5 का टोटल जो होना चाहिए, अब हमें V4 और V5 के ऐसे बच्चों का अमाउंट निकालना है जो स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे. ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए वो ऐसे ही निकालेंगे. हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल को प्लस कर लेंगे. ठीक है, टोटल जब हम लोग प्लस करेंगे सो दैट कम्स टू 2842. ठीक है, और जो अटेंड हो रहे हैं बच्चे उनको अगर हम लोग इसका सम कर लेंगे दोनों विलेजेस का, सो दैट कम्स 1548. ठीक है, अब हमें निकालना है नॉन अटेंडिंग ऑफ V4 एंड V5. ठीक है, तो दैट कम्स टू बी 2842 माइनस 1548. राइट, दैट इज इक्वल्स टू 1294. अब बस हमें ये बताना है कि जो परसेंटेज है, तो अब बेसिकली हमें ये बताना है कि जो टोटल है दैट इज़ 2842, क्वेश्चन में जो पूछा गया है टोटल जो है दैट इज़ 2842, वो कितना परसेंटेज है नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स का. नॉन अटेंडिंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ 1294. बेसिकली परसेंटेज निकालना है. तो देखिए डिफरेंस जो है दोनों का दैट इज़ 1548. ठीक है, तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों का डिफरेंस है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड देन इनटू 100. सो ऐसे हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे. राइट, सो अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस आया है हमारा 1548, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से, दैट इज 1294 हो गया ओरिजिनल वैल्यू, इनटू 100 कर देंगे. और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज 120. right? So yes. Okay, so now let's move towards the next question. So the next question is, the number of children attending school from village first is approximately what number, what percent of the total number of children from that village. तो ऐसे बच्चे जो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं विलेज 1, दैट इज 15% ऑफ 3600, कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विलेज, दैट इज 16%. सो हम इसका हम आंसर निकालेंगे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच इज़ 58. अभी कैसे निकला, लेट्स सॉल्व इट आउट. ठीक है, तो विलेज फर्स्ट का हम लोग निकालेंगे पहले ऐसे बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट परसेंटेज 15%. 15% ऑफ वॉट, 15% ऑफ 3600. ठीक है, सो जब हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे बाय 100 इंटू 3600, वी विल बी गेटिंग द आंसर दैट इज 540. ठीक है, ऐसे ही हम लोग विलेज 1 के ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे कि टोटल उस विलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, सो दैट इज 16% दे रखा है. 16% ऑफ वॉट, 16% ऑफ 5800. राइट, सो 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5800. राइट, सो द आंसर कम्स टू बी 928. अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो कितना परसेंटेज है ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, सो ये हम कैसे निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट 540 को अपॉन 928 करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल आएगा, दैट इज 58.19. सो हेंस द क्लोजेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 58%. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. So yes, these were your questions for DI. Now let's move towards another questions that are asked in your examination, right? So the next question is from unit ICT. So इसमें पूछा गया था which of the following statements from A to D apply to a laser printer. ठीक है, लेजर प्रिंटर के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी, and then there was this multiple choice question answers, and now you have to choose the correct code. और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
देखिए सबसे पहले तो जो लेज़र प्रिंटर होता है ना वो एक रोटेटिंग ड्रम को यूज़ करता है ताकि वो उससे ट्रांसफ़र कर सके इमेज पेपर पे, ठीक है। और ये जो ड्रम होता है बेसिकली इसे कोट किया जाता है एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल से जो चार्ज होता है बाय अ लेज़र, ठीक है, टू फॉर्म द डिजायर्ड इमेज, जो भी आप इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो लेज़र प्रिंटर होता है वो पाउडर टोनर्स को यूज़ करता है, और जो टोनर होता है बेसिकली दैट इज अट्रैक्टेड टू अ चार्ज एरियाज ऑन द ड्रम, ठीक है, एंड फिर उससे ट्रांसफर किया जाता है पेपर पे टू क्रिएट द प्रिंटेड इमेज, टू क्रिएट द प्रिंटेड इमेजेस, राइट। So hence the correct answer is option number 1, which is A and B, that it uses a rotating drum to transfer the image to the paper, and also it uses powder toner. So the next question is from the unit teaching aptitude, and the question is that they have given 4 एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, राइट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज द स्टेटमेंट ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। कैसे, देखिए स्कैफोल्डिंग को हम लोग रिफर करते हैं टू द सपोर्ट या फिर ऐसा गाइडेंस जो लर्नर्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करा जाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देम, विद द हेल्प ऑफ दोज सपोर्ट एंड गाइडेंस, ठीक है। अब ये इन्वॉल्व करता है जिसमें हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो मैच करता है लर्नर्स की करेंट एबिलिटीज़, ठीक है, ताकि वो जो सपोर्ट है, जो असिस्टेंस है वो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे लर्नर को वो उनकी करंट एबिलिटीज से मैच करना चाहिए, और फिर ग्रेजुअली जब उनकी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो वो जो असिस्टेंस है वो फेड अवे होने लगेगा और जो लर्नर होगा वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कंसेप्ट है बेसिकली स्कैफोल्डिंग का, सो इसके हिसाब से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा गया है दैट इट प्रोवाइड्स हिंट्स एंड क्लूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देखिए इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है, विच इज करेक्ट फॉर दिस कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग क्योंकि इट इन्वॉल्व्स गिविंग लर्नर पार्शियल इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसे क्यूज या क्लूज जिसकी वजह से वो नेविगेट कर पाए कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है एंड हाउ टू सॉल्व इट फर्दर, ठीक है, टू रीच अ सोल्यूशन। एंड देन ऑप्शन नंबर डी विच इज आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस टू गाइड द स्टूडेंट्स थिंकिंग, ठीक है। सो इट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टूडेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, थिंक करने के लिए फोर्स करेंगे और अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव एनालाइज करने का उसके अंदर पोटेंशियल बढ़ाएंगे। सो उसकी वजह से दे विल बी अराइविंग एट देयर ओन कंक्लूजन्स। सो हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is from your logical reasoning. So question number 8 is स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल थिंग्स आर विजिबल बिकॉज दे आर नोएबल, सो विच फैलेसी इज कमिटेड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिक, ठीक है, न्याय। सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विच इज अनुपसंहारी। हाउ, सी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक जो फैलेसी कमिटेड की गई है स्टेटमेंट में दैट इज ऑल थिंग्स आर विजिबल बिकॉज दे आर नोएबल इज अनुपसंहारी, ठीक है। अगर हम लोग इस फैलेसी की बात करें सो बेसिकली ये जो फैलेसी है दैट इज ऑफ एन अनसपोर्टेड मिडिल टर्म। सो अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें इन दिस केस ऑल्सो जो मिडिल टर्म है नोएबल दैट इज नॉट सपोर्टेड और कनेक्टेड टू द अदर टर्म in a valid logical manner, ठीक है, that is why it leads to a fallacy of fallacious argument. So hence the correct answer is option number 2. Moving towards the next question. So the next question is of mathematical reasoning. So नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, इसमें आपको नंबर सीरीज ये दी गई थी एंड दीज वर योर फॉलोइंग ऑप्शंस। सो आपको करेक्ट आंसर बताना था। सबसे पहले नंबर सीरीज़ की जब मैंने पहले भी क्लास ली थी ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग उसमें भी जब नंबर सीरीज सॉल्व करवाई थी आई हैव टोल्ड यू गाइस कि जब भी नंबर में डिफरेंस ज़्यादा हो नंबर सीरीज़ में तो या तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवाइड होगा। मल्टीप्लिकेशन किस सेंस में होगा, जब एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है सीरीज़ में वो उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। एंड अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है नंबर सीरीज तो मतलब सब्सट्रैक्शन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। अब आप जैसे इस सीरीज में देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप है, इवन तो जब सीरीज स्टार्ट हो रही है तो दे आर 2 डिजिट्स और जब एंड हो रही है तो दे आर 4 डिजिट्स एंड ऑप्शंस में भी 4 डिजिट में ही हैं सारे ऑप्शंस। सो डिफरेंस ज़्यादा है, इसका
इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, ठीक है। पर कभी कभी कॉम्प्लेक्स सीरीज भी होती है जिसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जब इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है तो देयर आर चांसेस कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीज़ें हो रही हो, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच इज़ 5160। अब ये कैसे हुआ देखिए, जब हम लोग सीरीज को देखेंगे तो अगर आप फर्स्ट 2 स्टेप्स को ऑब्जर्व करें तो 20 × 3 अगर करा जाए तो दैट इज 60, जो 20 और 60 में रिलेशन देखा जाएगा, ठीक है। पर इसमें 62 किया गया है, तो बेसिकली ये जो सीरीज है इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। कैसे देखिए, पहले आप सीरीज को लिख लीजिए, दैट इज 60, देन तो सबसे पहले आप सीरीज को रोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला था सीरीज में 20, देन इट वाज 62, 189, 571। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है एक स्टेप्स के बाद, ठीक है। सो 20 को अगर हम लोग, तो इसमें करना कुछ नहीं था, सीरीज में आप 3 से डिवाइड। सो इस सीरीज़ का बेसिकली जो पैटर्न फॉलो हुआ था वो ये हुआ था कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था डिजिट को, और फिर उसके आगे कंसेक्यूटिव नंबर में 2, 3, 4, 5 ऐड कर दिया गया था। सो अगर हम लोग 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस इसमें 2 ऐड कर देंगे, सो दैट कम्स टू बी 62। ऐसे ही 62 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 ऐड कर दोगे, सो दैट कम्स टू बी 189। एंड सेम ऐसे ही आप हर इस सीरीज़ के जो डिजिट्स हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर कंसेक्यूटिवली नंबर्स ऐड कर दो, ठीक है। एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे सो आपके जो आंसर्स आएंगे वो सीरीज़ के ही फॉर्म में आएंगे, 189, देन 571, देन 1718। और जब आप 1718 को फाइनली 3 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल बी एडिंग 6, तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज 5160। सो हेंस द ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हर सीरीज में एक पैटर्न होता है जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसी पैटर्न को फॉलो करके यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द यूनिट ICT। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ICT टूल्स आर एसोसिएटेड विद माइंड मैपिंग, ठीक है। नाउ ये फॉलोइंग टूल्स दे रखे थे और आपको करेक्ट आंसर चूज करना था ऑप्शंस में से। इस बार पेपर में काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस इन सेंस डायरेक्ट 4 ऑप्शंस नहीं बल्कि डबल, बहुत सारे ऑप्शंस। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, वैसे भी आते थे बट इस बार ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस थे। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच इज A, B एंड C। हाउ, नाउ लेट्स डिस्कस इट। सी सो जो ICT में जो टूल्स हैं जो माइंड मैपिंग से एसोसिएट होते हैं, पहला तो है आपका माइंड मिनिस्टर। सो बेसिकली एक ऑनलाइन माइंड मैपिंग टूल है जो अलाउ करता है यूज़र को कि वो क्रिएट करें या फिर कोलैबोरेट करें एंड दे कैन शेयर माइंड मैप्स, ठीक है। देन सेकंड इज XMind। सो ये भी एक पॉपुलर माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है जो इनेबल करता है यूजर्स को कि वो क्रिएट कर सकें स्ट्रक्चर्ड विजुअल डायग्राम्स। देन द थर्ड इज CMap। सो CMap टूल जो है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसे यूज़ किया जाता है कि हम लोग कंसेप्ट या फिर मैप्स को क्रिएट कर सकें, विच आर बेसिकली अ टाइप ऑफ माइंड मैप जो विजुअली रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज एंड कंसेप्ट्स, राइट। देन द नेक्स्ट अब बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो डी दे रखा था स्क्रीन कास्टोमैटिक। सो बेसिकली ये जो टूल है वो डायरेक्टली माइंड मैपिंग से रिलेट नहीं करता, ये एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। क्या ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो कैप्चर कर सके अपने कंप्यूटर का स्क्रीन एक्टिविटी, ठीक है। देन द नेक्स्ट वॉज अडोब फोटोशॉप। सो बेसिकली ये जो टूल है इसे हम लोग इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और वीडियो इमेज एडिटिंग एंड ऑल्सो इमेज color grading and for various purposes, but it is not specifically designed for mind mapping. Okay, so yes, the correct answer is option number second, which is A, B and C. Moving towards the next question. So the next question is from the unit higher education, और इसमें 2 statements थी, assertion था and reason था, and then आपको choose करना था इसमें से options में से which among the following is the correct answer. So the correct answer for this question is option number first, which is that both the assertion and reason are true, and even जो reason है वो भी correct है explanation का of assertion, ठीक है। कैसे देखिए,
असर्शन स्टेट करता है दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो मीनिंगफुल पार्टनरशिप होती है ना वो फॉर्म होती है बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट इन मैनेजिंग एजुकेशन। तो ये करेक्ट बात है, क्योंकि अब जो एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से मतलब उसमें दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है लॉ फ्रेम कर सकते हैं। बट हाउएवर अगर क्लैशेस होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ है वो प्रिवेल करेगी, बट दे बोथ आर हैविंग द अथॉरिटी कि वो लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉज फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, रीज़न दिया गया है कि द रीज़न स्टेट्स दैट एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1978, तो ये 1976, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था 1976, उसने इंक्लूड किया था एजुकेशन को एज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, राइट। सो हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। So moving towards the next question. So the next question is from research aptitude. So question में पूछा गया है that if you want to conclude that a given variable जो है that has a causal relationships, that has a causal relation with a second variable, so you have to be able to rule out other possible causal variables. अब ये जो principle है, principle of causation, it involved is which among the following? So you have the following options, and जो correct answer है that is your option number 4th, which is internal validity rule. देखिए कैसे, see when you are trying कि आप एक causal relationship को establish करें दो variables के बीच में, तो ये बहुत essential है कि आप consider करें internal validity rule. अब ये rule क्या होता है, देखिए this rule basically states that in order to conclude a given variable that has a causal relationship with a second variable, then one must be able to rule out the other possible causal variables. ठीक है, then further जो इंटरनल वैलिडिटी होता है, बेसिकली इंटरनल वैलिडिटी रिफर्स करते हैं हम लोग टू द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी या फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली मेजर्स और डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और ऑब्वियसली जब भी हम लोग इफेक्ट देखते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्फाउंडिंग फैक्टर्स या फिर ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो बाय रूलिंग आउट द अदर पॉसिबल कॉजल वेरिएबल्स, जो रिसर्चर होता है वो इंश्योर कर लेता है कि जो भी उसने ऑब्जर्व किया है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, दैट इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, दैट इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स बट इट इज इंडीड कॉज्ड बाय द वेरिएबल अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी रूल। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th, which is internal validity rule. Moving towards the next question. So the next question is from your unit higher education. So what here is the important observations of Education Commission of Independence, of Education Commission of pre-independence, that is from 1882 to 1883. ठीक है, and then आपके कुछ statements दे रखे हैं, now आपको choose करना है इसमें से correct answer from the options given below. ठीक है, these are your following options. And the correct answer for this question is option number 3rd, which is C, D and E. How? C. जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी एजुकेशन कमीशन की प्री इंडिपेंडेंस में, दैट इज फ्रॉम 1882 टू 1883, विच आर एज फॉलोज। सो सबसे पहला था दैट देयर इज ऑल्सो नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट कि हम लोग एक्सटेंड कर सकें फैसिलिटीज़ फॉर जनरल एजुकेशन। ठीक है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट ईच कॉलेज डिपेंडिंग अपॉन स्टाफ स्ट्रेंथ, मेंटेनेंस होना चाहिए एक्सपेंसेस का, लोकेलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनका भी। ठीक है, एंड देन इट वॉज ई विच इज़ स्पेशल ग्रांट्स should be made available to improve the infrastructure of colleges, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में हमारे कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, सो हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। ठीक है, ये आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी एंड आपको चूज करना था करेक्ट आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 1st, which is A and B. This and this statement is correct. How? Let's discuss in detail. So जो disadvantages होते हैं close ended questions के सर्वे रिसर्च में, that are as follows. सबसे पहला कि इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम लोग we are not able to make forced choices answers. ठीक है, close ended questions जो होते हैं वो typically they provide respondents with
प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स ऑप्शंस, ठीक है, कि उसी में से ही आपको चूज करना है, ठीक है, आप अपना ऐड नहीं कर सकते. सो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. देन सेकेंडली देयर इज अ लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन रिस्पॉन्डेंट आंसर्स. अब क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो जो रिस्पॉन्डेंट का जो रिस्पॉन्स होता है उसे रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि इसमें प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस होते हैं, पहले से ही ऑप्शंस होते हैं, आपको उन्हीं में से चूज करना होता है विच एवर इज मोर फीजिबल टू यू. तो इसी वजह से ये लिमिट कर देता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस यूनिक पर्सपेक्टिव. दैट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस. अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपने पर्सपेक्टिव, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस उसमें इंक्लूड कर सकते हो, पर क्लोज एंडेड में आप नहीं कर सकते, ठीक है. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इज़ फ्रॉम द यूनिट कम्युनिकेशन. तो क्वेश्चन था कि जो ऑडियंस होती है डिजिटल मीडिया में वो किससे अफेक्ट होती है. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज़ फ्रैगमेंटेशन, ठीक है. सो फ्रैगमेंटेशन क्यों करेक्ट आंसर है, देखिए, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया में ऑडियंस होती है वो फ्रैगमेंटेशन से अफेक्ट होती है. फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली फ्रैगमेंटेशन रिफर्स टू द डिस्पर्जल ऑफ ऑडियंस, ठीक है, डिस्पर्जल ऑफ ऑडियंस और वी कैन से डिवीजन ऑफ ऑडियंस अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म. अब कुछ ऑडियंस, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करी जाए, कुछ ऑडियंस हमारी फेसबुक पे है, कुछ ऑडियंस हमारी इंस्टाग्राम पे है, कुछ ऑडियंस ट्विटर पे है, कुछ ऑडियंस यूट्यूब पे है, ठीक है, कुछ ऑडियंस ऐसी है जो सारे ही प्लेटफॉर्म्स या चैनल्स पे है, ठीक है. तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. नाउ विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल मीडिया जो लोग हैं दे हैव एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड मोबाइल ऐप्स. So hence the correct answer is option number second. Moving towards the next question. So the next question is from your unit ICT. So the question is कि आपको बताना था कि कौन सा ICT का जो एक्रोनिम है वो करेक्टली मैच नहीं है अपने एक्सपेंशन के साथ, ठीक है. सो ICT के एब्रीविएशन से हर साल क्वेश्चन आता है और इस बार अगर देखा जाए तो इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है पर इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है. तो चारों में से आपको चारों के पता होने चाहिए, तभी आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज GSM. सो इसके GSM की इनकरेक्ट पेयरिंग थी क्योंकि इसमें दे रखा था ग्लोबल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, वेर एज जो करेक्ट आंसर है GSM का दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट. अब बेसिकली GSM बेसिकली इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल सेलुलर कम्युनिकेशंस दैट इज़ वाइडली यूज फॉर मोबाइल फोन्स या फिर हम दूसरी मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी इसे यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि वो करेक्टली मैच नहीं है. Moving towards the next question. So the next question is from unit communication, question number 18. तो इसमें पूछा गया था इन फिल्म्स जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं उनको हम लोग क्या टर्म करते हैं, प्रोएक्टिव पैराडाइम्स, स्टैटिक पैराडाइम्स, विजुअल पैराडाइम्स और ऑल्टर्ड पैराडाइम्स. और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर C विच इज विजुअल पैराडाइम्स. हाउ, सी जो फिल्म्स में क्लोजअप शॉट्स होते हैं उन्हें विजुअल पैराडाइम्स बोला जाता है. अब जो क्लोजअप शॉट होता है ना बेसिकली इट इज़ अ सिनेमाटोग्राफिक टेक्निक वेयर जो कैमरा होगा वो कैप्चर करेगा सिर्फ सब्जेक्ट को एंड यूजुअली या फिर पर्सन का फेस या जो भी ऑब्जेक्ट पे आप फोकस करना चाहते हो स्पेसिफिक डिटेल पे, ठीक है, एट अ वेरी क्लोजर रेंज. सो दैट इज़ वाई इट अलाउज द ऑडियंस कि वो सिर्फ वही सब्जेक्ट या वही डिटेल देखें जिस पे इन्फोसाइज किया जा रहा है, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन हो या फिर कोई भी विजुअल एलिमेंट, राइट. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Moving towards the next question. So the next question is from your unit environment. तो इसमें भी एक्रोनिम पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी NBOD की एंड ये आपको ऑप्शंस दे रखे थे और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4 दैट वाज नाइट्रोजेनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है. अब ये जो एक्रोनिम है दैट स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजेनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ना बेसिकली जो BOD होता है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज़ बेसिकली अ मेजर जिससे हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं कि जो अमाउंट है डिजॉल्व ऑक्सीजन का नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो भी वाटर में अवेलेबल है, ठीक है. अब जो NBOD होता है बेसिकली इट स्पेसिफिकली रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ BOD जो एट्रीब्यूटेड है टू नाइट्रोजेनस कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, जैसे कि अमोनिया हो गया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए, ठीक है. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Moving towards the next question. So the next question is from the unit logical reasoning, square of opposition का. So ये आपको ऑप्शंस दे रखे. सो ये ऑप्शंस थे. क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ये जो स्टेटमेंट है
ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट ये करेक्ट है, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट इन ऑप्शंस में से ऐसी है जो डेफिनेटली ट्रू होगी, दैट इज इन्फर्ड टू बी ट्रू. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट. कैसे देखिए, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सो जो स्टेटमेंट है दैट इज गिवन कि ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट. ठीक है, अब ये एक यूनिवर्सल पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और ये जो है एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है. ठीक है, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इन्फर्ड करें हम लोग कि वो ट्रू हो सकती है, तो वो होगी ऐसी स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगी. ठीक है, सो दैट इज सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट. अब सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट इज अ पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, सो देयरफॉर इट कैन बी इन्फर्ड कि जो सो हेंस ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट वो अलाइन करता है इन्फ्रेंस के साथ. दैट इज अ वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट. So the next question is from your unit teaching aptitude. So इसमें पूछा गया है which of the following are the humanistic approaches of learning. ठीक है, humanistic approaches of learning क्या है, and now you have the following options. Now you have to choose the correct answer from the options given below, and जो correct answer है that is option number third which is A, B, C, D and E. Right? So how? Let's discuss one by one. So जो पहला स्टेटमेंट है A that is it emphasizes self motivation for better learning. So जो humanistic approaches होती हैं that you know, सो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस होती हैं टूवर्ड्स लर्निंग दैट बेसिकली फोकस ऑन मोटिवेशन. ठीक है, इंकरेज करना लर्नर्स को कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ अपनी लर्निंग की, एंड ऑल्सो वो डेवलप कर पाएँ एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्शन. देन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहती है दैट एम्फेसाइजेस लर्निंग एट द हायर लेवल. सो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग होती है दैट ऑल्सो फोकसेस कि वो एक डेवलपमेंटल अप्रोच हो. ठीक है, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, एम फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस. ठीक है, दैट गो बियॉन्ड द बेसिक नॉलेज, ताकि हम लोग हायर लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल्स को फॉस्टर कर सके, क्रिटिकली एनालाइज कर सके. ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज C which is it fosters curiosity. So this is also correct. जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस होती हैं दे वैल्यू क्यूरियोसिटी, और वो इंकरेज भी करती हैं लर्नर्स को कि वो इंक्यूसिटिव हों, क्वेश्चनेबल हों. ठीक है, एक्सप्लोर कर सकें और न्यू आइडियाज़ और एक्सपीरियंस के लिए ओपन रहें. देन द नेक्स्ट इज D which is it increases learners reactivity. तो ये भी बात सही है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो लर्निंग की होती है वो इंगेज करते हैं लर्नर्स को इमोशनली, इंटेलेक्चुअली. ठीक है, ताकि वो एक एक्टिव और पार्टिसिपेटरी लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकें जहाँ पे लर्नर जो है वो रिस्पॉन्ड करे और इंटरैक्ट करे लर्निंग मटेरियल के साथ. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज E which is it believes that learning becomes effective when it is नीड बेस्ड. सो ये भी एक रिकॉग्निशन है ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, क्योंकि इनके हिसाब से जो इंपॉर्टेंस होती है एड्रेसिंग लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट दैट ओनली मेक्स लर्निंग रेलिवेंट. ठीक है, अगर आप जो चाहते हैं पढ़ना, ठीक है, अगर मैं आपको वो नहीं पढ़ा रही हूँ तो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट और वो मीनिंगफुल भी नहीं रहेगा. ठीक है, दैट इज़ वाई कि जो लर्नर की जो नीड्स है उसको एड्रेस करना और उसके इंटरेस्ट को एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट इज़ ओनली वॉट मेक्स लर्निंग रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल. So yes, the correct answer is option number 3 which is A, B, C, D, E. The statements are correct. Moving towards the next question. So the next question is from your unit environment. So the question is कि जो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से, रेडिएशन से, वो कौन से स्फीयर में सिचुएटेड है. ठीक है, एंड नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस. एंड जो लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी, प्रीवियस वीडियोस जो हमने पेपर 1 पे अपलोड करी थी उसमें हमने ये डिस्कस करा था बहुत, बिकॉज ओजोन के एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. ओजोन लेयर का एडवांटेज यही है कि वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है. ठीक है, पर वो ओजोन जो होती है वो कौन सी होती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में एसोसिएटेड होती है. ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है वो ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है. और जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है वो ग्राउंड ओजोन होती है, ग्राउंड लेवल ओजोन, और ये जो है ये हार्मफुल होती है. ठीक है, सो हिज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. सो जो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है दैट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर, और जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है वो सेकेंड मेजर लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की. ट्रोपोस्फेयर से अबव होती है, और जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होती है वो हार्मफुल ओजोन होती है. ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन भी उसे बोलते हैं. नाउ बेसिकली जो ओजोन लेयर है दैट इज स्पेसिफिकली फाउंड विद इन स्ट्रेटोस्फेयर.
प्राइमरीली इन द रीजन नोन एज ओजोन लेयर, ठीक है। एंड ये जो लेयर होती है इट कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं और फिल्टर करते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सन्स यूवी रेडिएशन बिफोर इवन रीचिंग द अर्थ सरफेस। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. Moving towards the next question. So the next question is from your unit higher education. So you have the following statements. Now you have to choose the most appropriate answer from the options given below. 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच इज़ दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं. नाउ लेट्स डिस्कस. सो बेसिकली जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ये स्टेट करती है कि जो करिकुलम था तक्षशिला में दैट वाज वेरिड एंड इंक्लूडेड टेक्निकल साइंसेस, राइट. सो दैट इज़ ट्रू बिकॉज तक्षशिला वॉज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, एंड इट हैड एन डाइवर्स करिकुलम दैट कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग टेक्निकल साइंसेस. सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो करिकुलम था नालंदा का दैट एक्सक्लूडेड टेक्निकल साइंसेस. सो इट वाज करेक्ट दैट नालंदा इज ऑल्सो वन ऑफ द अनदर एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है. बट इसका जो करिकुलम था इट फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट जैसे कि फिलॉसफी हुआ, बुद्धिस्ट स्टडीज, लॉजिक, लैंग्वेज, और ये टेक्निकल साइंसेस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था इन कंपैरिजन टू व्हाट तक्षशिला डिड. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. Moving towards the next question. So the next question is from your unit mathematical reasoning. तो ये सो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था. सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सेलिंग प्राइस है 30 आर्टिकल्स का वो इक्वल है टू द परचेज ऑफ प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स. तो हमें परसेंटेज निकालना था कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस है. तो जब क्वेश्चन में ही आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आंसर बता देती हूँ. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर सेकेंड, विच इज़ 16/2/3 लॉस. तो जब आप देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है 30 आर्टिकल्स का वो कॉस्ट प्राइस यानी परचेज प्राइस के बराबर है 25 आर्टिकल्स का, तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो हो ही रहा है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, ठीक है. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए. सो जब हम इसे इंटरचेंज कर देंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज दैट वी विल बी गेटिंग सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, राइट. सो नाउ व्हाट वी विल बी डू इज हम लोग इक्वेशन लगाएंगे दैट इज SP अपॉन CP. सो SP आपका हो गया 25 एंड CP इज 30. जब इसे हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 5 से तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6, ठीक है. अब क्योंकि लॉस में जा रहा है हमें पता है, इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे. अब जब हम लॉस को सॉल्व करेंगे तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP. तो SP में आपका आ गया 5 माइनस 6 अपॉन 6. तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन 6. और जब आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द आंसर दैट इज 16.66. सो 66 को अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे डेसिमल में, जैसे ये अभी 0.66 है, इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस 2/3. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज 16 2/3. दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. Now let's move towards the next question. So the next question is of logical reasoning. So the question is, of course XYZ political party is going to sweep the polls in the coming elections. ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है. एवरीबडी इज सेइंग सो. अब इसमें कौन सी फैलेसी कमिटेड है अबव स्टेटमेंट में. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, विच इज अपील टू मेजॉरिटी. जो इनफॉर्मल फैलेसी है जो कमिटेड है गिवन स्टेटमेंट में दैट इज अपील टू मेजॉरिटी. क्योंकि ये जो फैलेसी है ये तब अगर होती है जब कोई आर्ग्यू करता है कि जो प्रपोजिशन है वो ट्रू होना चाहिए या वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो ऐसा मानते हैं या मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ऐसा लगता है कि ऐसा है. सो जैसे इस स्टेटमेंट में दे रखा है बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग सो दैट इज वाई it is the informal fallacy committed by the statement which is appeal to majority, option number 4. So hence the correct answer is option number 4. What's the next question? So the next question is from your unit teaching aptitude, and this question is which one of the following is an example of innovative approach to evaluation system. ठीक है, इनोवेटिव अप्रोच पूछी गई है. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच इज पीयर इवैल्यूएशन. कैसे देखिए, बेसिकली जो पीयर इवैल्यूएशन होता है वो एक एग्जाम्पल होता है इनोवेटिव अप्रोच इन इवैल्यूएशन सिस्टम. अब ये जो अप्रोच है ये इंकरेज करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के पास कि वो इवैल्यूएट कर पाएँ
अपने साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह का वर्क बेस्ड ऑन देयर प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज, ठीक है। पीयर इवैल्यूएशन जो होता है बेसिकली वो प्रमोट करता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को टुवर्ड्स असेसमेंट, अलाउइंग स्टूडेंट्स की वो ओनरशिप ले सकें ऑफ देयर लर्निंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू देयर पीयर्स। सो इट ऑल्सो fosters a feeling of collaboration, communication and critical thinking. So hence the correct answer is option number 2. Moving towards the next question. So the next question is रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट से क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो ट्रू है। सो डिस्कस करते हैं डिटेल में। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ये कहता है that content analysis जो एक approach है to the analysis of documents and text that seeks to analyze them in qualitative terms, but however ये correct accurately नहीं है, क्योंकि जो content analysis होता है that is a research method जो involve करता है systematically analyze करना और categorize करना content को, ठीक है, in a various forms of communication such as documents, text, media or social media post. So it's not only qualitative, it can be quantitative as well. So hence this statement is false. सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि कंटेंट एनालिसिस जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि जो कंटेंट एनालिसिस जो होता है दैट इज ऑफन कंसिडर ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं जो भी स्टेप्स होंगे, सिस्टमैटिक कोडिंग प्रोसीजर्स होगा, ठीक है, पोटेंशियल फॉर रेप्लिकेशन एंड वेरिफिकेशन, एंड क्योंकि ये क्वान्टिटेटिव वे भी है एनालाइज करने के लिए, सो दैट इज वाई दिस statement is correct. So hence option number 4 is correct, that statement first is false but statement second जो है वो correct है। Moving towards the next question. So the next question is from your unit communication, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के। सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, एंड जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4 विच इज BDE, दैट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, क्रिएशन ऑफ मीनिंग एंड बिहेवियर सेंटर्ड, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सो प्रोसेस ओरिएंटेड इसलिए होता है क्योंकि जो बुद्धिस्ट कंसेप्ट था कम्युनिकेशन का वो एम्फेसाइज करता था ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस रादर देन फोकसिंग सोली ऑन द आउटकम या फिर एंड रिजल्ट, ठीक है। तो इसी वजह से ये हाईलाइट भी करता था सिग्निफिकेंस या फिर आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडफुल कंपैशनेट कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से इंकरेज करता था, फॉस्टर करता था अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो प्रमोटिंग हारमनी, ठीक है, हारमनी, कोलाब्रेशन एक्सेट्रा। देन ऑल्सो सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ मीनिंग। सो क्रिएशन ऑफ मीनिंग इसलिए सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ मीनिंग बिकॉज जो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन है दैट फोकसेस ऑन द क्रिएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रादर देन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्लियर और कंपैशनेट कम्युनिकेशन का, जिस पे ये एम्फेसाइज करते हैं ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रमोट करी जाए और जो सफरिंग है उसको रिड्यूस करा जाए। देन द नेक्स्ट इज बिहेवियर सेंटर्ड। सो जो बुद्धिस्ट कंसेप्ट है कम्युनिकेशन का दैट एम्फेसाइज ऑन जो भी एथिकल या फिर माइंडफुल कम्युनिकेशन होता है, ताकि जो राइट स्पीच है वो कल्टिवेट की जाए, ठीक है, सच बोलना चाहिए ट्रुथफुल्ली, अवॉइडिंग हार्मफुल डिविसिव स्पीच, यूजिंग वर्ड्स जो बेनिफिशियल हो, काइंड हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है। हार्श, रूड इन वर्ड्स की बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में प्लेस नहीं है। सो येस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Moving towards the next question. So the next question is from your unit mathematical reasoning. Direction का question था and this was the data that was given. So you have to choose the correct answer और जो correct answer था that was option number C which is north east. अब वो कैसे निकला let's discuss in detail via help of a diagram. So जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए आप अपना बेसिक कैनवस बना लीजिए ऑफ योर डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और फिर जो भी क्वेश्चन में कहा गया है उसी डायरेक्शंस को आप सीधे सीधे फॉलो कर लीजिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि जो एक गर्ल है दैट वॉक्स 12 किलोमीटर साउथ, ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो इधर से साउथ चलती है, ठीक है। सो दैट गर्ल वॉक्स 12 किलोमीटर साउथ, ठीक है। फिर अपने हाउस से वो टर्न लेती है लेफ्ट और फिर 26 किलोमीटर चलती है। तो जब साउथ में जा रहे हैं तो जो लेफ्ट टर्न होगा वो इस साइड आएगा, ठीक है, तो लेफ्ट विल बी दिस साइड, और ये 26 किलोमीटर चलती है। देन उसके बाद अगेन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 37 किलोमीटर। तो अब जब वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका राइट इधर आ गया, लेफ्ट इस साइड आ गया, लेफ्ट टर्न कर रहा है, 37 किलोमीटर चली है। सो
सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, 37 किलोमीटर। देन अगेन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, ठीक है, अब इधर चल के वो 6 किलोमीटर चलती हैं और इधर आके शी रीच हर ऑफिस। अब आपको बताना है कि जो इनिशियल प्लेस थी उनकी घर और ये जो फाइनल प्लेस है ऑफिस में, ये वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, अपने हाउस से उनका जो ऑफिस है। अब ये जो मेजरमेंट्स दे रखी थी दे आर ऑफ नो यूज़, ये जो एरिया है डायरेक्शन का ये यूज़ है, और आप देखें अगर साइन बनाएंगे सो दैट कम्स बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज नॉर्थ ईस्ट। सो यस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज So moving towards the next question. So the next question is from your unit research aptitude. So statement question है, दो statements दे गई थी and now you have to choose the correct answer from the options given below. जो correct answer है that is option number 3 कि जो statement first है वो तो सच है, वो true है, पर जो statement second है वो false है। कैसे? Let's discuss in detail. See, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ये क्लेम करती है कि जो रिव्यू होता है लिटरेचर का दैट हेल्प्स द रिसर्चर कि वो इंटरप्रिटेशन करे अपनी और फाइंडिंग्स का, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, नो डाउट, क्योंकि एक लिटरेचर का रिव्यू हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, जो भी उसके ऊपर काम किया गया है, मतलब जो भी वो टॉपिक है उसके ऊपर पहले क्या काम किया गया है, क्या नॉलेज हमें मिल सकती है, उससे हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, कि आप अपने टॉपिक के ऊपर जो पहले काम हो चुका है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको पढ़ें, और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके टॉपिक में जिस पे काम नहीं हुआ है, ठीक है। आप अपने गैप फाइंड कर सकते हैं, इसके थ्रू रिसर्च गैप्स फाइंड कर सकते हैं। देन द सेकेंड इज इट क्लेम्स दैट जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है दैट इज़ नॉट ऑफ एनी हेल्प इन लर्निंग डिफरेंट थियोरिटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेज टू रिसर्च एरिया। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो प्रिसाइजली इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस जिससे रिसर्चर सीखता है कि कितने डिफरेंट थ्योरीज हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर कौन कौन सी मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस है जिन्हें यूज़ किया गया है या जिन्हें यूज़ कर सकते हैं इस रिसर्च एरिया में। सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Moving towards the next question. So the next question is from your unit ICT. So you have the following options. Following statements and now you have to choose the correct answer from the options given below, and ये statements थी, जो correct answer था that is option number 2 which and the correct answer is option number 3 which is A, B and C is correct. Why? Because देखिए जो RAM होती है that is random access memory that can be read and write to, ठीक है, और जो रोम होती है दैट इज रीड ओनली मेमोरी, वो उसको आप राइट नहीं कर सकते। जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, करेक्ट है। रैम टेम्पररी मेमोरी है, ये भी करेक्ट है। रैम जो है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है। ये जो स्टेटमेंट है कि जो मॉडर्न पीसीज हैं वो दे हैव टिपिकली 2 TB अप टू 32 TB ऑफ रैम, ठीक है, ये करेक्ट नहीं, दैट हैव 2 TB अप टू 32 TB ऑफ रैम, क्योंकि रैम से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो अंडरस्टैंडेबल है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मॉडर्न पीसीज हैं दे डू नॉट हैव दिस अमाउंट ऑफ रैम, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम योर यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग. So the question is, which of the following diagrams would be useful in depicting the median value in the data? So median value कौन से डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे उसका जो डाटा हो रहेगा. So the correct answer for this question is option number 2 which is your box plot. So see, जो इसका मैंने डायग्राम भी दे रखा है, एक बॉक्स प्लॉट व्हाट इट लुक्स लाइक. सो बेसिकली जो बॉक्स प्लॉट होता है उसे हम लोग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली डायग्राम होता है दैट इज़ यूजफुल इन डिपिक्टिंग द मीडियन वैल्यू इन द डाटा. नाउ ये बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी डाटा सेट है इंक्लूडिंग मीडियन, ठीक है, आउटलायर्स, क्वार्टाइलर्स एक्सेट्रा. फर्दर ये जो बॉक्स होता है दैट इज इन द प्लॉट, ठीक है, इसीलिए से बॉक्स प्लॉट बोलते हैं. सो द क्वेश्चन इज राजा राम मोहन रॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कॉलेजेस. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 which is Hindu College, Kolkata. So जो राजा राम मोहन रॉय थे he was basically responsible for the establishment of Hindu College in Kolkata, जिसे हम लोग कोलकाता प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से अब जानते हैं, ठीक है. ना ये जो कॉलेज था दैट वाज फाउंडेड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग मॉडर्न एजुकेशन और प्रमोट करता था स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेज, फिलोसफी अलॉन्ग साइड ट्रेडिशनल इंडियन सब्जेक्ट्स. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Moving towards the next question. So the next question is from your unit environment. So you have the following statements related to chlorine and fluoride, and आपको बताना था कि इनमें से कौन सी statement जो है वो correct है. So you have the following options and the correct answer for this question is option number first, that both the statements are correct. ठीक है, कैसे देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो क्लोरीन है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इनएक्सपेंसिव केमिकल डिसइंफेक्टेंट है फॉर वाटर. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि क्लोरीन को हम लोग ज़्यादातर आप देखेंगे हाउस होल्ड में भी इवन दो क्लोरीन को यूज़ किया जाता है एज ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर ट्रीटमेंट ड्यू टू इसकी इफेक्टिवनेस इन किलिंग एंड इन एक्टिवेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. और काफ़ी लो कॉस्ट में भी, अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है. Then the second statement is ऑप्टिमम फ्लोराइड लेवल्स जो होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में दैट हेल्प्स प्रिवेंट कैविटीज इन चिल्ड्रन. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो फ्लोराइड होता है दैट इज़ नोन टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन डेंटल हेल्थ. ठीक है, एंड जो एडिशन होगा अगर फ्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर में एट ऑप्टिमम लेवल्स तो वो टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम्स को बच्चों में काफ़ी हद तक काबू कर सकता है. सो येस, or we can say prevented. Moving towards the next question. So the next question is from your unit communication. ठीक है ना, again you have two statements and now you have to choose the correct answer from the options given below. And ये जो statements थी इसमें से जो correct answer है that is option number third, which is जो पहली statement है वो correct है पर जो second statement है वो correct नहीं है. So पहली statement क्या कहती है, देखिए पहली statement कहती है कि जो word है communication, community and communion are etymologically are related. So ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसने डेवलप करा है मोर एंड मोर सिंपल सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट ये स्टेटमेंट इनहेरेंटली करेक्ट नहीं है क्योंकि विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो हमारी सोसाइटी है उसने कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया है, पर ज़रूरी नहीं है वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सिंपल ही हो. कुछ लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इवन तो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इवॉल्व करे हैं ह्यूमन सोसाइटी ने विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो हैंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर यूनिट लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ऐसी हैं जो दे कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स बट दे कैन बोथ बी ट्रू. ठीक है, सो यू हैव to choose the correct answer from the options given below, and the correct answer for this question is option number second, which is A and D. So why A and D are correct? Because ये जो statement है that they cannot be both be false but they can both be true is in the case of particulars. Is in the case of particulars, is in the case of subcontraries, that is particular affirmative and particular negative. और अगर इन स्टेटमेंट्स में आप आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के रूल्स पता है, सो दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर अफर्मेटिव. पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट इज दिस वन एंड पर्टिकुलर नेगेटिव इज दिस वन. तो ये दोनों ऐसे रिलेटेड हैं कि दे कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स बट ये दोनों ट्रू एट अ टाइम हो सकते हैं. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, राइट. Let's move towards the next question. So the next question is from your unit communication. So the question is that you have the two statements and you have to choose the correct answer, and the correct answer for this question is option number first, कि जो दोनों statement हैं वो दोनों ही statement करेक्ट हैं. ठीक है, सो जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जो स्टडी होती है मास कम्युनिकेशन की दैट इज कैरेक्टराइज बाय मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ मैसेजेस. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मतलब एक वाइडर व्यू. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ऑब्वियसली मास कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व्स वाइडर अमाउंट ऑफ पीपल. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ पीपल. सो मास कम्युनिकेशन जो है वो फोकस करता है ऑन द स्टडी एंड ऑल्सो एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो लार्ज स्केल पे डिसमिनेट करे इन्फॉर्मेशन को या मैसेजेस को बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ ऑडियंस को. ठीक है, वाइड ऑडियंस को. देन द नेक्स्ट इज की जो सीमियोलॉजी होती है दैट सीक्स अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ डिकंस्ट्रक्टिंग मैसेजेस. ना ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज सीमियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज सीमियोटिक्स जो होती है स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स और उनके इंटरप्रिटेशन का, और ये बहुत छोटे लेवल पे किया जाता है. So hence this is the correct statement. Moving towards the next question. So the next question is from your unit ICT, which is from your MS Excel formula. So आपको ये फार्मूला दे रखा था और आपको बताना था कि अगर आप ये फार्मूला ऐड करोगे तो क्या होगा एक्सेल शीट में. You have the following options, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, which is it
adds data from all D18 cells in sheet 1, 2, 3, 4. ठीक है. सो अगर आप MS Excel में ये फॉर्मूला डालोगे, सम शीट 1 सेमीकोलन शीट 4 D13, ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलेट करेगा सम ऑफ द वैल्यूज जो सेल D18 में होंगे बट फ्रॉम शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4. ठीक है. सो बेसिकली ये इंस्ट्रक्ट करेगा एक्सेल को कि वो वैल्यूज ऐड कर दें जितने भी D18 सेल में स्पेसिफाइक रेंज ऑफ शीट्स हैं. ठीक है. सो दैट इज़ वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. Moving towards the next question. So the next question is from your unit environment. So the question is the latest amendment to Montreal Protocol is which among the following? This also we have discussed in our previous videos, and the correct answer for this question is option number first, which is Kigali Agreement, or we can say Kigali Amendment. So the correct answer is option number 1. So जो Kigali Amendment है वो latest amendment है to the Montreal Protocol, एंड इसको कंडक्ट किया गया था ऑन October 15, 2016 इन किगाली, रवांडा. ठीक है. बेसिकली ये जो अमेंडमेंट है ये एम करता है कि फेज डाउन करेगा ऑन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है. जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती हैं, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड एरोसोल्स. ठीक है. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. Moving towards the next question. So the next question is related to your unit environment, that is soot particles की characteristics दी गई थी और इसमें से आपको बताना था कौन सी सही है कौन सी गलत है. So you have to choose the correct options and the correct answer is option number 3, which is A, C, D and E. So जो soot particles होते हैं वो black carbon के टाइप्स में होते हैं, दैट इज़ करेक्ट. जो सूट पार्टिकल्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट इन ग्लोबल वार्मिंग, करेक्ट. एंड दे कैन पेनिट्रेट इन टू डीपर पार्ट्स ऑफ लंग, दैट इज़ वाई दे आर हार्मफुल, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. सो ये जो है कोर साइज रेंज होती है, ऐसा नहीं होता है. जो सूट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ब्लैक कार्बन भी बोला जाता है. ठीक है. क्योंकि उनमें कार्बोनेशियस मटेरियल होता है जिसे हम लोग ब्लैक कार्बन के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से ये डार्क कलर में होते हैं. सेकेंडली टॉक्सिक इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम उन्हें इनहेल करते हैं ना तो वो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को कॉज कर सकते हैं, आपकी ह्यूमन हेल्थ को हार्मफुल वे में इफेक्ट कर सकते हैं. देन सेकेंडली ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि इनकी जो एबिलिटी है टू अब्जॉर्ब सनलाइट वो ज़्यादा है. ठीक है. एंड इसी की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं इन द वार्मिंग ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज. देन द नेक्स्ट इज सूट कैन पेनिट्रेट डीपर पार्ट्स ऑफ लंग्स. सो येस, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, सो दे आर नॉट बेसिकली कोर साइज रेंज, तो इनका साइज स्मॉल होता है, दैट इज़ वाई दे कैन पेनिट्रेट डीप इन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से इट कैन कॉज वेरियस लंग्स डिजीजेस. So moving towards the next question. So the next question is from your unit mathematical reasoning from coding and decoding. So आपको बताना था कि एक कोड लैंग्वेज यूज़ करी गई है जिसमें कानपुर को कोड किया गया है एज दिस. सो मुंबई को सेम पैटर्न को अगर फॉलो किया जाए तो क्या कोड किया जाएगा, आपके पास ये ऑप्शंस थे. ठीक है. नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच इज LTLZH. हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. सो देखिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कानपुर और ये जो इसमें दे रखा था कोडेड लैंग्वेज में, तो आप देखिए अगर आप के में से जो हमारी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है ABCDEFG जो जब हम फॉलो करते हैं, तो उसमें से अगर हम लोग के से एक डिजिट पहले देखें, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट पहले देखें, तो इसमें अगर हम -1 करें के में, सो दैट विल बी J. ठीक है. क्योंकि के से पहले आता है J. ऐसे ही ए से पहले अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, लास्ट लेटर आएगा, दैट इज Z. N से पहले क्या आता है, N से पहले आता है M, P से पहले आता है O. तो इसमें सब में -1 करते जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज JZMOTQ. सेम पैटर्न को आप इधर फॉलो कर लेंगे. सो अगर आप मुंबई में M 2 बार है तो आपको पता है M से पहले क्या आता है, M से पहले आता है L, तो इधर भी आप L लिख दीजिए, इधर भी आप L लिख दीजिए. U से पहले क्या आता है, U से पहले आता है T, तो इधर आप T लिख दीजिए. B से पहले आता है A से पहले आता है Z और I से पहले आता है H. ठीक है. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज LTLAZH, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
So moving towards the next question. So the next question is from a unit teaching aptitude. So the question is in स्वयं प्रभा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन इसलिए हमने समराइज करा है इस यूनिट में क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में बहुत ही वाइब्रेंटली मेंशन है स्वयं प्रभा, मूक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है. ऑल्सो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ICT ऑल्सो, इवन दो हायर एजुकेशन. सो स्वयं प्रभा, दीज आर सम कॉमन टॉपिक्स जो आपके ICT, हायर एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं. ठीक है. इवन दो ICT इनिशिएटिव्स एंड रिसर्च में भी आते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्वयं प्रभा चैनल है, चैनल नंबर 8, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो रिलेटेड सब्जेक्ट, सो दैट आर नेम्ड, वो चैनल का क्या नाम है. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ आर्यभट्ट. सो बहुत ही हार्डली मुझे लगता है कि स्वयं प्रभा के सारे चैनल्स के नाम किसी बच्चे को याद होंगे, बट इसमें आप एक गेस कर सकते थे बिकॉज आर्यभट्ट इज़ अ रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर एंड ही इज़ अ रिनाउंड and he's a renowned mathematician. So hence the correct answer is option number 3. तो स्वयं प्रभा में जो चैनल नंबर 8 है दैट इज बेसिकली नेम्ड आर्यभट्ट. ठीक है. नाउ आर्यभट्ट इज बेसिकली अ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो इन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी. सो दैट इज़ वाई ये जो चैनल है वो फोकस करता है सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड टॉपिक्स. तो इसीलिए आर्यभट्ट के नाम के आफ्टर दिस चैनल इज नेम्ड. So yes, these are all the questions for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.